दोस्तों, रात के ठीक 10:30 बज रहे थे। ठंड के इस मौसम में मैं टैक्सी के अंदर सफ़र करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल रहा था। लेकिन तभी टैक्सी को एक बहुत ही ज़ोरदार का झटका लगा। झटके की वजह से मैं समझ गया कि कुछ तो हुआ था। इसीलिए मैंने टैक्सी ड्राइवर आशुतोष से पूछा, अरे आशुतोष जी, क्या हुआ? ये टैक्सी बंद क्यों हो गई? तभी आशुतोष ने कहा, अरे भाई साहब, टैक्सी को बंद नहीं किया, बंद हो गई है। रुको ज़रा, मैं उतर कर देखता हूँ। उसके बाद ड्राइवर साहब गाड़ी से नीचे उतरे और अपनी टैक्सी की जांच करने लगे। 5 मिनट बीतने के बाद वो सीधा अंदर आए और बोले, भाई साहब, थिएटर के अंदर पानी सूख गया है और यहाँ आसपास में कहीं दूर दूर तक पानी भी नहीं है। इसलिए अच्छा होगा आप यहाँ से पैदल ही निकल जाएं और आगे जाकर हाईवे से कोई सवारी गाड़ी ढूंढ लें। आशुतोष की बात सुनकर मैं घबरा गया और फिर मैंने उससे कहा, अरे भाई, पागल है क्या? मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगा? तू एक काम कर, गाड़ी को जल्दी से ठीक करने की कोशिश कर, मैं तेरा यहीं पर वेट करता हूँ। इतना कहने के बाद मैं सीट के ऊपर अपना सर रखकर अपना फ़ोन चलाने लगा। थोड़ा समय बीत गया और समय बीतने के बाद मैंने देखा कि अभी भी आशुतोष गाड़ी की बोनट के अगल बगल ही घूम रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद आशुतोष गाड़ी को ठीक नहीं कर पाएगा और मुझे थोड़ा जल्दी ही अपने घर पहुंचना था। तो मैंने सोचा कि मुझे पैदल ही हाईवे के लिए निकल जाना चाहिए और मैं हाईवे की तरफ निकल गया। हम लोग कच्ची रोड पे थे और यहाँ से थोड़ी ही दूर हाईवे पड़ता था। उसके बाद मैं गाड़ी से उतरा और आशुतोष से कहा, भाई, लगता है तेरी टैक्सी ठीक नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं पैदल ही निकल रहा हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे फ़ोन करता हूँ। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा। ठंड में उस रात में मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कँपा रहे थे। हड्डियों को जमा देने वाली इस ठंड के अंदर थोड़ी दूर चलते ही मेरे हाथ पाँव जवाब देने लगे थे। मगर पैदल चलने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता था। खैर, थोड़ा सफ़र तय करने के बाद मैं हाईवे पर पहुँच गया। हाईवे पर भी मुझे ज़्यादा कोई चहल पहल नज़र नहीं आ रही थी। 1-2 गाड़ी नज़र तो आती, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो इशारा पाते ही गाड़ी को रोक दे। ऐसे में ही मैं उस हाईवे के ऊपर पैदल पैदल चलने लगा और तभी मुझे एक वाइट रंग की कार पीछे से आती हुई नज़र आई, जो कि बहुत कम रफ्तार में थी। मुझे लगा कि यह आदमी शायद मुझे लिफ्ट दे सकता है, इसीलिए मैंने उसी के सामने अपना हाथ दिखा दिया। अच्छी बात यह थी कि जैसे जैसे गाड़ी मेरे नज़दीक आ रही थी, उसकी रफ्तार और भी कम होती जा रही थी और आखिर में जाकर उसने तुरंत ही मेरे बगल में लाकर गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी के रुकते ही मैं जल्दी से भागा और गाड़ी के अंदर सवार हो गया। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मैंने देखा कि गाड़ी चलाने वाला एक बाबू साहब था, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो एक फॉर्मल ड्रेस में था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऑफिस में काम करता हो। हालांकि मैंने उससे बारे में कुछ नहीं पूछा और न ही उससे कोई ज़्यादा बातचीत की। गाड़ी के अंदर बैठते ही उसने मेरे से ये पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। तो इस पर मैंने उसे बताया कि मुझे बस थोड़ा सा आगे बस स्टैंड तक ही जाना है। फिर गाड़ी की रफ्तार बढ़ने लगी और उसके साथ ही मैं गाड़ी के बाहर का दृश्य देखने लगा। तभी हमें सामने की तरफ एक महिला नज़र आने लगी। उसको देखकर ही मैंने उस बाबू भाई से कहा कि भैया, आजकल इतनी रात में सड़क पर भूत प्रेत ही मिलते हैं, थोड़ा संभल कर, हो सकता है ये भी कोई चुड़ैल या डायन हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने उस महिला के पास ले जाकर गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। जैसे ही कार उस महिला के पास जाकर रुकी तो मेरा ध्यान उस महिला के चेहरे और कदमों की तरफ ही टिका हुआ था, क्योंकि अक्सर सड़क के किनारे लिफ्ट मांगने वाली महिलाएं ज़्यादातर चुड़ैल या डायन ही निकलती है और उनके पैर पीछे की तरफ घुमे हुए होते हैं। तो मैं यही देख रहा था कि इस महिला का कहीं वही तो हाल नहीं है जो कि मैंने आज तक की काल्पनिक कहानियों में सुना था। थोड़ी देर तक तो उसके तरफ देखने के बाद जब उसके पैर मुझे ठीक से नज़र नहीं आए तो फिर मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। फिर वो महिला गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, इतने में ही वो बाबू साहब ने कहा, कहाँ जाना है आपको? इतना सुनते ही वो महिला बोल पड़ी कि बस मुझे थोड़ी दूर आगे वाले बस स्टैंड तक जाना है। बस स्टैंड का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लगा कि अब मैं इस महिला के साथ एक बढ़िया सफ़र को अंजाम दे सकता हूँ। इतनी गिनी चुनी बात होने के बाद गाड़ी के अंदर फिर से सन्नाटा पड़ गया और गाड़ी की रफ्तार अब लगभग 80 से 100 के बीच में थी।
बीच बीच में मैं कुछ तो बोलने की कोशिश करता, लेकिन मुझे उस महिला की तरफ से ना तो कोई जवाब मिलता और न ही गाड़ी को चला रहा वो बाबू साहब। इसलिए फिर मैंने चुप्पी साध ली। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी एकदम से धीमी पड़ गई और गाड़ी के अंदर अब पहले के मुकाबले ठंड और भी बढ़ने लगी थी। बीच बीच में ठंड इस कदर बढ़ जाती कि मेरे हाथ बर्फ़ की तरह जम जाते, या बीच बीच में मुझे इतनी तेज़ गर्मी लगती जैसा मुझे लगता है कि मैं भर दोपहरी में बाहर कहीं खड़ा हूँ। ये सब लगातार 5 मिनट तक चलता रहा और फिर उसके बाद गाड़ी के अंदर सफ़ेद रंग का धुआं फैलने लगा। वो धुआं इतना तेज़ था कि मुझे ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगी और इसी बीच उस बाबू साहब की चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। मैं समझ गया था कि जिस चीज़ का मुझे डर था अब वही हो रहा है। वो बाबू साहब दर्द के मारे चिल्ला रहा था और इसी बीच कुछ खून के छींटे मेरे हाथ पर आकर टपक पड़े। इतना तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक चल रहा है। हालांकि उस सफ़ेद धुएं के अंदर मुझे ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने मौका पाते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तुरंत ही गाड़ी से नीचे कूद गया। नीचे कूदते ही मुझे एहसास हुआ कि उस पक्की रोड के ऊपर मेरे हाथ पाँव बुरी तरह से छिल गए थे और उनके अंदर से खून आने लगा था। मगर इसके बावजूद भी मैंने किसी तरह अपने आप को उठाया, पाँव को घिसते हुए ले जाकर सड़क के किनारे बैठ गया। अभी अभी मैं जिस सफ़ेद कार के अंदर से नीचे गिरा था वो सफ़ेद कार भी थोड़ा आगे जाकर रुक गई और उसके चारों दरवाजे एक साथ खुल गए। तभी मैंने देखा कि बाबू साहब अब भागते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। उनके सर में से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और उनकी गर्दन को भी किसी ने काटा हुआ था। फिर मुझे समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि ये करतूत सारी उस महिला की ही है और वो एक प्रेत थी। बाबू साहब के चेहरे पर उनका खौफ साफ साफ नज़र आ रहा था। लिहाजा मैं भी उठा और उसके बाद उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहने लगा। बाबू साहब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने उस महिला को देखा तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। जिस महिला को मैं अभी तक इतने शांत स्वभाव का समझ रहा था, उसके उस भयानक रूप को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि उसका जबड़ा फटा हुआ था और उसके सर के ऊपर लाल लाल रंग के मुझे 2 सींग नज़र आ रहे थे। वो एक शैतान ही थी जो हम दोनों को कभी भी कुचल सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। जहां हम दोनों को अपनी जान की पड़ी थी कि तभी एक बस वाले ने उस महिला को एकदम से कुचल दिया और उस बस वाले ने थोड़ी देर के लिए ही सही मगर उसके कदमों पर ब्रेक लगा दिया। बस उसके ऊपर से निकल गई और उसके नीचे गिरते ही मैं और बाबू साहब दौड़ते हुए उस बस में चढ़ गए। दरअसल हमने देखा कि वो एक बारात की बस थी जिसके पीछे एक पर्चा लगा हुआ था, पर इस समय वो बस पूरी तरह से खाली थी। हम दोनों के अलावा उस बस के अंदर उस बस का ड्राइवर ही था। ड्राइवर ने जल्दी से बस का दरवाज़ा बंद करने का इशारा किया और इशारा पाते ही मैंने 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाया और तुरंत ही उस बस के दरवाजे को बंद कर दिया। फिर जैसे ही दरवाजे को बंद किया तब जाकर मेरे साथ में सांस आई। लेकिन तभी उस ड्राइवर ने कहा, अभी तक हम सुरक्षित नहीं हैं, पहले से भी ज़्यादा अब खतरा हमारे ऊपर मंडराने लगा है। तुम दोनों बस के अंदर जितनी भी विंडो लगी है सबको बंद कर दो और हाँ, लगातार भगवान का नाम जपते रहना। अगर हमने एक भी गलती की तो इसका अंजाम हम अपनी जान देकर चुकाएंगे। उस बस ड्राइवर की बात सुनकर हमने अपनी गर्दन हिलाई और फिर बस की सारी विंडो बंद करने लग गए और बस ने अपनी रफ्तार पकड़ी कि तभी हमें सड़क के बीच में वो सफ़ेद रंग का धुआं नज़र आने लगा। लेकिन वो बस ड्राइवर बहुत ही तेज़ था, उसने बस की रफ्तार और बढ़ाई और उसके बाद उस सफ़ेद धुएं को महज 2 सेकंड के अंदर ही काट दिया। उस बस ड्राइवर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इन चीज़ों का मास्टर हो, क्योंकि उसकी कही गई हर एक बात अब सच साबित हो रही थी। तभी उसने बताया था कि आगे से थोड़ा टर्न लेने के बाद हमें मुसीबत का सामना करना होगा और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। हमें सड़क की बगल में हमें 7-8 महिलाएं हमारे बस के साथ साथ भागते हुए नज़र आने लगी। उन महिलाओं के चेहरे की दशा बिल्कुल एक जैसे थी जैसा कि हमने पहले उस महिला को देखा था, बिल्कुल वैसे ही उनके साथ भी था। उन्हें देखकर हमें घुटन हो रही थी, लेकिन हम भगवान का नाम भी जपते जा रहे थे। तभी बस ड्राइवर ने कहा, सुनो तुम दोनों अब अपनी आंखें बंद कर लो और हाँ, गलती से भी अब अपनी आंखों को मत खोलना। अगर तुमने आंखें खोल ली तो अब तुम इस भयानक दृश्य को सह नहीं पाओगे।
उस बस ड्राइवर की बात मानकर मैंने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और अब जो होना था वो या तो बस ड्राइवर करने वाला था या फिर सब कुछ भगवान भरोसे था। फिर कुछ देर तक तो बस स्पीड से चली, पर उसके बाद अचानक बस को एक झटका लगा और ये झटका लगने का सिलसिला हर बार की तरह कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर ही देता था। इसलिए मैंने इस बार आंख नहीं खोली, लेकिन तभी मुझे मेरे बगल से बहुत ही ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई और इस आवाज़ ने मेरे होश उड़ा दिए। तो गलती से मैंने भी अपनी आंखें खोल ली तो मैंने देखा कि बाबू साहब डरे हुए थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो मेरे पीछे की साइड में देख रहे थे। तभी उस बस ड्राइवर ने चिल्लाते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी आंखें बंद रखो। उसकी इतनी बात सुनते ही मैंने झट से अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया। आंख बंद करने के बाद भी मुझे इस स्थिति का एहसास हो रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अभी तक बस ड्राइवर सही सलामत था और मुझे विश्वास था कि अभी तक वो ठीक है तो हम सही सलामत हैं। फिर कुछ देर तक तो बस के अंदर इसी तरह उथल पुथल मस्ती रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारा माहौल एकदम से नॉर्मल होने लगा। फिर उसके साथ ही बस ड्राइवर ने कहा, अब तुम दोनों अपनी आंखें खोल सकते हो। फिर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोल के देखा तो मैंने पाया कि मैं उस बस स्टैंड पर पहुंच गया था जहां पर मुझे जाना था। बस स्टैंड पर पहुंचते ही मेरी जान में जान आई और उसके बाद मैं उस बस ड्राइवर को धन्यवाद बोलकर इस घटना के बारे में पूछने लगा। तब जाकर उस बस ड्राइवर ने बताया कि दरअसल यहाँ पर करीबन 3 साल पहले एक लड़की रात को अपने किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी और घर लौटते वक्त उसकी स्कूटी बीच में ही ख़राब हो गई। फिर जब उसने आधी रात को किसी आदमी से लिफ्ट लेने की कोशिश की तो उस आदमी ने उसे लिफ्ट दी मगर बहुत ही घिनौना काम किया और चलती हुई गाड़ी के अंदर से उसे नीचे फेंक दिया और साथ ही उसे वहीं पर मार दिया। तो तब से उस लड़की की आत्मा यहीं पर भटकती है। कहते हैं कि वो लड़की अब आने जाने वाले सारे मुसाफिरों को अपना दुश्मन मानती है, जिस वजह से कोई भी यहाँ रात में गाड़ी नहीं रोकता और जो आदमी उस लड़की के बगल में लाकर अपनी गाड़ी रोक लेता है तो उसके बाद उस लड़की से उस आदमी को कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों किस्मत वाले हो जो अचानक मुझे सड़क पर भागते हुए नज़र आ गए। हालांकि मुझे वो लड़की वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आई थी, क्योंकि वो उसी को दिखती है जिसके साथ यह हादसा होता है। जैसे जैसे सब मुझे बताते जा रहा था वैसे वैसे मेरे कान और भी ज़्यादा खड़े हो रहे थे और अंत में जब हमारी सारी बात ख़त्म हो गई तो उसने सही सलामत मुझे सही बस में बैठा दिया और साथ ही उस बाबू साहब को भी उसकी मंजिल तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझे लगातार 7 दिन तक बुखार रहा। फिर मैंने अपने गांव के ही पुजारी बाबा से अपने घर में हवन वगैरह करवाया और तब जाकर मेरी हालत नॉर्मल हुई। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।